Subscribe and press bell icon. जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी एक ईवीएस का पेपर जो डिस्कस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का पेपर डिस्कस किया है। ये हमारा दूसरा डिस्कशन है जिसमें हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस के। ठीक है, इसमें हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, गोलकुंडा जो किला है वो किसने बनवाया था। तो इसमें अगर हम देखें तो किसने बनवाया था, काकतीय राजवंश ने बनवाया था। ये आप ईवीएस की बुक में देख सकते हैं। ईवीएस की 5th क्लास की बुक में एक चैप्टर है जिसमें गोलकुंडा के बारे में दिया हुआ है। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें बोला हुआ है 15 मिली पर ग्राम जो है घनत्व और 3 मिलीग्राम जो है आयतन वाली जो किसी वस्तु है उसका द्रव्यमान, मतलब हमें मास निकालना है ऑब्जेक्ट का जिसमें डेंसिटी हमें दी हुई है और वॉल्यूम दी हुई है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमारे डेंसिटी जो ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब अब हमें यहाँ पे जो है मास निकालने के लिए क्या करना था, डेंसिटी, मास निकालने के लिए डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 3, तो 15 × 3 करेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अब पूछा है तो इसके स्केलर क्वांटिटी पहले जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटी आखिर हैं क्या। तो उनकी डेफिनेशन अगर देखें तो वेक्टर्स जो हैं क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, और जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनमें क्या होता है, उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वेक्टर में, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो स्केलर की जो अगर हम देखें, स्केलर की जो एग्जांपल दे रखे हैं, स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम। ठीक है, और वेक्टर के जो दे रखे हैं एग्जांपल, वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, वो अपने क्वेश्चन पे वापस जाएं तो इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, इसमें कौन कौन सी दे रखी थी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इसमें जो है हमें लगानी होगी कौन सी, मास जो है हमारी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद हम 64 पे आए तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक ऐसी वस्तु जिसमें जो है प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती। इसका ध्यान रखें क्योंकि सीटेट में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा देते हैं, यहाँ पर नहीं लिख दिया जाता है और आप उसके हिसाब से लगा देंगे कि जिसमें से किरणें गुजर जाती हैं तो इसके हिसाब से तो आप पारदर्शी लगा सकते थे, पर जिसमें से नहीं गुजर सकती वो अपारदर्शी हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हुआ अपारदर्शी, ओपैक। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम जो है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान जो है द्रव्यमान दे रखा है चंद्रमा पर। तो इसके लिए अगर हम देखें तो अगर आपका वेट जो है मून पर कितना होता है, 1/6 होता है। अगर जो भी आपका अर्थ पे वेट हो, अगर आपका अर्थ पे 60 kg वेट है, ठीक है, तो आपका मून पे हो जाएगा 1/6 × 60, तो यानी कि 6 यानी कि 10 kg हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे 10 kg ही दिया हुआ है मून पे वेट, तो 10 kg वेट दिया हुआ है तो आपका अर्थ पे कितना हो जाएगा, 60 kg, तो यानी कि अर्थ पे आपका 60 kg वेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें पूछा है द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है डिसोल्यूशन, और हिंदी में विलय का विघटन दर किस पे निर्भर करता है। तो ये बताना है आपको, विलय का विघटन दर किस पे निर्भर करता है, विलय का विघटन दर बताइए किस पर निर्भर करता है। हाँ, तो ये डिपेंड करता है भार पर। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है सुषमा जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाती है स्कूल में, उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के बारे में संवेदनशील बनाया जाए। वो चाहती है कि उसके किस तरीके से बनाया जाए संवेदनशील। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सबसे उपयुक्त रणनीति है जिसमें जो है पेड़ों के संरक्षण के लिए जो है संवेदनशील बनाया जा सकता है उसके छात्रों को। तो समूह चर्चा ठीक है, पोस्टर बनाना ठीक है, बच्चों को एक पौधे को अपनाना और पोषित करने वाला मदद करना, और चौथा जो है कंडक्टिंग ए डिबेट मतलब डिबेट ऑर्गेनाइज करना, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे अच्छा एक रणनीति हो सकती है कि बच्चे को एक पौधा मिले। ठीक है, बच्चे को पौधा अपनाया जाए, वो फिर उसे संभाले, उसे देखेगा, तो वो सबसे
अच्छा रहेगा इसमें से सबसे अच्छा उपयुक्त जो रणनीति है, जिससे जो है पेड़ों के संरक्षण के प्रति जो सुषमा है वो संवेदनशील बना सकती है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अभय ने अपने छात्रों को जो है उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिसमें जो है पड़ोस के लोग पीड़ित थे। ठीक है, पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था कि सर्वेक्षण करना है कि नहीं करना है। ठीक है, किस तरीके से करना है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक है, तो बताइए। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, बताइए मिलेगी या नहीं। ठीक है, इससे जो है डाटा हैंडलिंग समझने में मदद मिलेगी। इसने बोला है हाँ प्रासंगिक नहीं है, यही ध्यान देना था। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो ये सही है ना, बच्चों को सीखने में मदद मिल रही है, डाटा हैंडलिंग वो करेगा, इतने सारे लोगों का डाटा इकट्ठा करेगा। तीसरा है इससे समुदाय में उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी। क्या समुदाय में थोड़ा ना मिल रही है, बच्चा सीख रहा है तो समुदाय को थोड़ा ना समझने में मदद मिल रही है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। और इससे समुदाय में के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा, वो तो मिल ही रहा है, तो इसका आंसर जो है होगा थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने अपने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना हुआ, अनुभव पूछे थे। ठीक है, अब बच्चों ने जो है आगे बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के बारे में अनुभव सुझाए और उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किए, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो प्रिया द्वारा जो अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, तो इसमें जो है सबसे बेस्ट वाला क्या है, जो भी रणनीति अपनाई कौन सी अप्रोच सबसे बेस्ट थी। ठीक है, उन्होंने जो है क्वेश्चन भी पूछे, एक्सपीरियंस भी शेयर कराया। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट है इंक्वायरी अप्रोच, जिसमें जो है बच्चों से इंक्वायरी की। ठीक है, और फिर बच्चों ने उसे ढंग से बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्वेश्चन पूछना, वही है इंक्वायरी वाली अप्रोच। ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। इसके बाद पूछा है समुदाय का यानी कि कम्युनिटी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम साधन है, वो पता ही है हमें कि स्कूल के बाद जो स्कूल और टीचर ये टेक्स्ट बुक के अलावा जो है कम्युनिटी जो है सबसे बड़ा सोर्स है। तो उसमें जो है इसमें बताना है क्यों है ये जो संसाधन है हमारा, एक अधिगम संसाधन है, शिक्षण अधिगम संसाधन है, वो क्यों है। तो बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, ये ऐसा तो है नहीं, सभी लोग बुद्धिमान नहीं होते। ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। हाँ, तो ये तो है कि वास्तविक परिस्थिति है जहाँ पे हम रहते हैं, जिसके आसपास रहते हैं, वहीं पे सीखने के लिए प्रोवाइड कराता है वो कि हमारे आसपास है कैसी परिस्थिति, क्या क्या समस्या हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या हम खाना खाते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे घर हैं वहाँ पे, जो EVS की आपको थीम पता ही है। और उसके बाद इन्होंने जो ऑप्शन दे रखे हैं, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार करना है, तो ये भी नहीं होगा, और ये सस्ता और सुलभ है, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर जो होगा दूसरा। ठीक है, फिर इसने पूछा है EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। इसका मतलब क्या है, तो वैश्विक पर्यावरण मुद्दों को चिंताओं को पाठ्यपुस्तक में लिंक करना, तो वैश्विक पर्यावरण की बात नहीं हो रही है EVS में आसपास की बात हो रही है, तो मतलब वैश्विक स्तर की तो बात नहीं होगी, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण भी नहीं है ये। ठीक है, पाठ्य चर्चा से बाहर ले जाने का कार्य भी नहीं कर रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है, सबसे ये काम कर रहा है पाठ्यपुस्तक से बाहर ले जाने का काम, यानी कि पाठ्यपुस्तक से बाहर जाना, इसका आंसर होगा डी। इसके बाद आगे चलते हैं 72 क्वेश्चन। इसमें दिया कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार आ जाते हैं तो विस्तारित परिवार है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं। तो रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील तो है नहीं, और दूसरी बात आती है कि परिवार की भाषा गलत है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे आंसर। तो परिवार की अवधारणा को इस तरह सिखाना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और ये वाला आंसर क्यों हुआ, समावेशी दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि अब आगे बताता हूँ कि इसका आंसर ही क्यों नहीं है। तो टीचिंग लर्निंग अप्रोच जो होती है वो इंक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है, कि इंक्लूसिव लर्निंग क्या होती है, विच कवर्स डाइवर्स नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट जो है फील वैल्यूड और इक्वल, उन्हें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले।
ठीक है, लर्निंग में। और वो जो है ऑल द स्टूडेंट्स आर फ्री टू शेयर देयर आइडियाज़, व्यू, ओपिनियन और पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो है टीचर ने बताया था, ठीक है, ये सब किसने बताया, रमा ने बताया। तो अगर यहाँ पे रमा पूछती बच्चों से कि आपके घर में कौन कौन रहता है, तो फिर उसके बाद ये सब बताती तो शायद ज़्यादा बेटर रहता है। पर वहाँ पर सिर्फ रमा ने ही बताया कि कैसे कैसे परिवार होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया दूसरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 में क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है, ठीक है। तो चित्र पढ़ना होता है, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण भी होता है और संपट का प्रयोग होता है। तो यानी कि चारों सही हैं, मतलब उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक है। 74 पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। एकीकृत इंटीग्रेटेड लर्निंग भी होती है, ठीक है, इंक्लूसिव भी होगी और थीमेटिक भी होगी। तो इसका भी उपयुक्त सभी ठीक होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर जो दिया हुआ है होलिस्टिक लर्निंग की अगर डेफिनेशन देखें क्या है, होलिस्टिक लर्निंग क्या है, एक अप्रोच है जो फुल्ली एक्टिवेटेड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर के सारे एस्पेक्ट्स को खोलती है, चाहे वो इंटेलेक्ट वाला हो, इमोशन हो, इमेजिनेशन हो, ठीक है। मोर इफेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है, ठीक है। तो ये होलिस्टिक लर्निंग। इसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर से है, ये 7 वाले चैप्टर से है ईवीएस के। तो 75 क्वेश्चन ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। क्या करना चाहते हैं इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर देखो आपको यहाँ पे जो है ये मिल जाएगा चैप्टर ईवीएस की बुक में, चैप्टर नंबर 2 ही है, जिसमें कहानी सपेरों की है। इसमें आगे एक जगह दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अब जो है काफ़ी सारी परेशानियाँ आ गई हैं, ठीक है, और सरकार ने जो है कानून बना दिया है कि अब जो है कोई भी जानवर नहीं रह सकता। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि रोजी रोटी का क्या होगा हमारी, और हम तो कभी ऐसे कि सरकार ने क्यों बैन किया, सरकार ने बैन किया क्योंकि लोग जो है उनका इस्तेमाल गलत करते थे, उनकी जो खाल को बेच देते थे। पर इन्होंने कहा कि हम तो नहीं बेच देते, तो हमें क्या करना होगा। तो अब यही क्वेश्चन उठाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही थी कि तुम और कार्य करो, जो तुम्हें बीन बजानी आती है, यहाँ पे तुम जो बीन बजाने में माहिर हो, तो उसी से ये पार्टियों में बीन बजा कर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सपेरों के लिए जो है सपेरे के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें देखते नहीं हैं, तो ये तो इसका आंसर हुआ नहीं। पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि जानवरों को इस तरीके से रखना या सांपों को रखना जो है गैरकानूनी है और यह अवैध कार्य है, ये तो बता रहा है। पर और क्या क्या चीज़ें बता रहा है, और क्या चीज़ें बता रहा है कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और आजीविका से वंचित करने से पहले उन्हें विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि वो कुछ और भी कार्य कर सकें, क्योंकि उन्हें वही आता है। इस चैप्टर में यही बताया गया था। तो इसका आंसर, सही आंसर जो हुआ वो दूसरा, ठीक है। अब 76 क्वेश्चन में दिया हुआ है मिड डे मील के बारे में। तो मिड डे मील के बारे में जानने से पहले मिड डे मील के बारे में कुछ जान लिया जाए कि आखिर मिड डे मील है क्या, स्कीम कब आई थी। मिड डे मील जो स्कीम है वो भारत में जो है 1925 में, बहुत पुरानी स्टोरी है, 1925 में जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन मद्रास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, ठीक है। 1980 में इसे 3 राज्यों ने अपना लिया, गुजरात, केरला और तमिलनाडु। आप जानते हैं पहले से ही तमिलनाडु तो पहले से ही इतना जो है पढ़ाई मतलब शिक्षा के क्षेत्र में पहले से उज्ज्वल रहा है राज्य। और यूनियन टेरिटरी में जो देखें तो पांडुचेरी में भी अपनाया गया था, ठीक है। 1991 में जो है नंबर ऑफ स्टेट धीरे धीरे बढ़ने लगे, लोगों ने अपनाना शुरू किया, हर राज्य ने अपने लेवल पर अपनाना शुरू किया। पर अभी इसे जो है सरकार ने नहीं अपनाया था। तो सरकार ने कब अपनाया, सरकार ने अपनाया 15 अगस्त 1995। आपको यही डेट याद रखनी है कि 15 अगस्त 1995 को सरकार ने इसे अपनाया था, और ये 2408 ब्लॉक में जो है स्टार्ट किया था। और अक्टूबर 2007 में जो है ये 6 से 8 तक के लिए भी लागू कर दिया गया था। पहले जो है सिर्फ प्राइमरी लेवल तक के लिए था, यानी कि 1st to 5th के लिए, और धीरे धीरे फिर इसे 6 to 8 तक के लिए लागू कर दिया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो डेट है वो ये वाली है कि आपको ये याद रखना है कि कब लॉन्च किया गया था, मतलब कब स्टार्ट किया गया था। ये किया गया था 15 अगस्त 1995। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं कि मिड डे मील के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ये जो है EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। हाँ, मतलब क्यों है, क्योंकि ये आगे बताऊंगा मैं। अभी पहले और भी देख लेते हैं। ऑप्शन ये है उन बच्चों के लिए है जो खाली बैठाते हैं, तो ऐसी बात तो है नहीं, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, स्कूल में कुछ सीखने आ रहे हैं।
ठीक है। तीसरा है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, तो बर्बाद नहीं करता, इससे भी बच्चे सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं वो भी बताऊंगा। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, तो लेना देना है। अब क्या है इसके साथ, शिक्षण अधिगम के साथ लेना देना क्या है, इसकी ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि बच्चे जो हैं उससे क्या सीख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी होती है, क्या मतलब कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मतलब बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, वो क्यों नहीं खाना चाहिए, और घर का खाना क्यों खाना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें जो है उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं शरीर के लिए। तो इससे इस तरीके से हम जो है शिक्षण अधिगम के साथ इसे जोड़ सकते हैं। ठीक, इसलिए ये जो है अच्छा अवसर है ईवीएस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना। बोझ के बिना सीखना का क्या क्या बताता है? आपको ईवीएस में पूछा है यहाँ पर। देखो, ईवीएस में पूछा है तो ईवीएस के लिए याद रखना, अगर हम अब ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की संख्या कमी करने की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अवबोध का भार कम करने के लिए, तो यही ऑप्शन होगा। अब क्यों होगा वो देखते हैं। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है, ये भी नहीं है। और ये आप अधिकतर इसमें अटकते कि बैग को कम करना, बैग के वजन को कम करना, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ईवीएस के लिए। ईवीएस के सापेक्ष में बताना था आपको बोझ के बिना सीखना क्या है। अगर यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन नहीं लिखा होता और बोझ के बिना सीखना लिखा होता तो आप ये वाला ऑप्शन लगाते कि बैग का वेट कम करने वाली बात। पर अब यहाँ पे अगर ये नहीं है, ईवीएस लगा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर हुआ अवबोध भार को कम करने की ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम 78, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य, समूह में क्यों सीखते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? इससे जो है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, तो ये वाला उद्देश्य तो इसका नहीं है ईवीएस का। सहयोग और मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने के लिए सक्षम बनाना। ठीक है। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, ये वाला भी मोटिव नहीं है। और लड़कियों को अलग करके सीख सकते हैं, तो ये वाला भी नहीं है। तो इसमें हुआ ये सेकंड सहयोग के मूल्य को लागू करना, ताकि एक दूसरे की सहायता से वो सीख सकें, एक दूसरे से सीख पाएंगे, एक दूसरे का सहयोग लेके सीख पाएंगे। किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, तो बच्चे आपस में बात करके सीख पाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से। यहाँ पे बाला प्रोजेक्ट की बात की गई है, बाला मूवी की बात नहीं कही अक्षय कुमार वाली या फिर आयुष्मान खुराना वाली, तो यहाँ पे बात की गई है बाला प्रोजेक्ट के बारे में। तो बाला प्रोजेक्ट आखिर था क्या? बाला प्रोजेक्ट जो था एक स्कीम थी जिसमें जो है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन लाने के लिए की गई थी, जिसमें जो है चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना था। क्योंकि आपको पता ही है कि जो एजुकेशन हो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए है, जो भी अभी हमारे यहाँ बात हो रही है एनसीएफ से, तो उसमें जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में ही बात करता है। ठीक है, बाल केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा जो है। लर्निंग एंड फन बेस्ड फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें बच्चा जो है खेल खेल में सीख जाए। ठीक है। एनवायरनमेंट बिल्डिंग इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उस बिल्डिंग को इस तरीके से यूज़ करना है कि बच्चा उसे खेल खेल में सीख जाए। ठीक है। अब आप देखते हैं कि सीढ़ियों पे जो है गिनतियाँ लिखी हों या पहाड़ लिखे हों या ABCD लिखे हों, ऐसे नारे लिखे हों, दीवारों पर लिखे होते हैं, दीवारों पर जो है बड़े बड़े चित्र बने होते हैं, तो वही है जिसमें जो है बच्चों को चाइल्ड फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट बना दिया जाता है, जिसमें बच्चा जो है अपने आप सीखता है उन चीज़ों को। तो इसे बोलते इससे जो है बच्चा सीखता है। ठीक है। और ये है क्या? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, तो यही हो गया बाला का जो डेफिनेशन है। तो यहाँ पर बिल्डिंग एज लर्निंग एड मतलब अधिकांश सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80। हाँ, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो वैकल्पिक ढांचा आखिर है क्या? विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयुक्त विचार ऐसा तो है नहीं कुछ। ठीक है। सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा आयुक्त किए जाते हैं, तो बच्चों द्वारा ऐसा कुछ यहाँ पे अभी बात नहीं की गई इसके बारे में। और विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर ये हो गया है जिसमें जो है आइडियाज़ दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड जो यानी कि अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से जो अलग हों, जो पहले से जो फॉर्मल एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन थे उनसे अलग हों, तो वही क्या हुआ? वैकल्पिक ढांचे। ठीक है। इसका जो उत्तर हुआ वो पहला। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जरूर अटकेंगे आप, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, तो ये वाली बात की गई। यह एक है, क्या है ये? वैज्ञानिक तथ्य तो बिल्कुल भी नहीं भैया, और अंधविश्वास की बात भी यहाँ पे नहीं करेंगे, तो आप अटकेंगे ये वाले ऑप्शन में, रूढ़िवादी धारणा और मिथक में। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो अगर हम देखें सीटेट के हिसाब से, सीटेट के अनुसार होगा इसका उत्तर मिथक। तो आप जो है इसमें अटके ना, थोड़ा ध्यान से करें, जैसे यहाँ पे भी लगा हुआ है रूढ़िवादी धारणा पर ही।
ठीक है। भारत में बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा किस स्थिति में है? तो भारत में बिहार के सापेक्ष में, तो मैप में चलना पड़ेगा अब हमें। तो बिहार कहाँ है? तो आपको पता ही है बिहार यहाँ पर है, ठीक है। तो बिहार के सापेक्ष में अब हमें बताना है जम्मू कश्मीर और गोवा। गोवा कहाँ है? यहाँ से यहाँ पे। तो हमें पहले जम्मू कश्मीर को देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए हमें उत्तर जाना पड़ेगा और फिर पश्चिम में जाना पड़ेगा। तो ये जो हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और इसके लिए हमें भी जो है साउथ में जाना होगा पहले, फिर वेस्ट में जाना होगा। तो यही हो गया साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इसका आंसर यही होगा 82 का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? वाष्पीकरण आपको पता ही है, जब पानी जो है भाप बनकर उड़ने लगता है तो उसकी प्रक्रिया जो है कब सबसे धीमी होगी, आपको ये बताना है। तो सतह क्षेत्र बढ़ता है और लेकिन तापमान घटता है। सतह क्षेत्र बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो वो जो है थोड़ी तेज़ी से ही होगा, ठीक है। तो पानी फैल जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसका, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सतह क्षेत्र घटेगा और तापमान बढ़ेगा तो भी जो है स्लो होगा। पर अभी एक लास्ट जो थर्ड ऑप्शन है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, तो ये जो है आंसर जो है बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन। क्योंकि अब आप वो देखो एक तरीके से, अगर आप भगोने में घर में जैसे आपने भगोना लिया और गैस पे रखा, ठीक है, ये भगोना मान लो, इसमें पानी जो है आपने यहाँ पूरा भर दिया, ये ऊपर तक भर दिया, ठीक है। अब आपने रखा तो सतह क्षेत्र जो है ये कम है, ठीक है। और टेम्परेचर आपने जो है वो भी गैस जो है बहुत कम की धीमी पर रखी। तो अब आप देखेंगे बहुत आराम से वाष्पीकरण बहुत धीमी गति से हो गया। तो यही इसका आंसर इसलिए है, ठीक है। अब 85 में दे रखा है एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ के प्राथमिक स्तर पर जो है एकीकरण पाठ्य चर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। मतलब कि एनसीएफ में रिकमेंड किया था कि एनवायरमेंट स्टडीज़ टू बी टॉट एन इंटीग्रेटेड करिकुलर एरिया एट प्राइमरी लेवल। इंटीग्रेटेड तौर पर पढ़ानी चाहिए। ये कौन से एनसीएफ में बात की गई थी? तो अधिकतर बच्चे अटकते हैं कि वो 2005 लगा देते हैं, पर 2005 हर किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं होता। तो आप जानते हैं कि इन सब में आखिर है क्या, ठीक है। एनसीएफ अगर 1975 की बात करें तो इसमें बात की गई थी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ शुड बी स्टडीड एट प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूलिंग। तो ईवीएस पढ़ाई जानी चाहिए। यहाँ पे बात की गई थी कि प्राइमरी लेवल पे ईवीएस पढ़ाई जानी चाहिए स्कूल में, किसमें 1975 में। और इसके बाद 2000 में बात की गई एनसीएफ 2000 में, एनवायरमेंट स्टडीज़ टू बी टॉट एज इंटीग्रेटेड कोर्स एंटायर प्राइमरी स्टेज में इंटीग्रेटेड तौर पर पढ़ाई जानी चाहिए ईवीएस इंस्टेड ऑफ दो तरीके से जैसे पढ़ाई जाती है कि साइंस और सोशल साइंस की जगह ईवीएस सिर्फ एक सब्जेक्ट हो जैसे इंटीग्रेटेड तौर पर पढ़ाई जाए। तो ये किस में बात की गई? ये बात की गई एनसीएफ 2000 में बात की गई, जिसमें इंटीग्रेटेड करिकुलर के बारे में बात की गई कि दोनों को एक साथ जोड़ के पढ़ाया जाना चाहिए, साइंस और एसएसटी को, ठीक है, सोशल साइंस को। अब यह है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? तो स्थानांतरित खेती जो है भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? ये हम पहले भी जान चुके हैं कि असम की तरफ की जाती है। और असम की तरफ पड़ता है हमारा, असम पड़ता है जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आएगा स्थानांतरित खेती, वहीं पर की जाती है, ठीक है। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है आपको। तो यह पानी, यह हवा को जो बांध हैं, जो नदी बांध लगते हैं, उनसे जो हवा प्रदूषित नहीं होती। चलो ये तो ठीक है। जल विद्युत सुविधाओं से पर्यावरण प्रभाव हो सकते हैं, हाँ तो प्रभाव होते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, वहाँ के लोगों को हटाना पड़ता है तो वो भी अलग होते हैं। और यहाँ पे बात की गई टिकाऊ विकास को, तो ये बांध जो है कोई टिकाऊ विकास प्रोवाइड नहीं करते, इसीलिए इसका आंसर डी होगा, यानी चौथा। अब यहाँ पे बात की गई है ग्रीन हाउस गैसेस की, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस में इन्होंने बोला है कि कौन कौन सी होती हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो CO2 तो होती है, आपको पता है, मीथेन भी होती है और जलवाष्प भी होती है। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। इसके बाद 89 क्वेश्चन, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? क्योंकि ठंडे रेगिस्तान जो हैं भारत के, कौन सा है ठंडे रेगिस्तान? लद्दाख है, ठीक है। तो ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए प्रभावित नहीं होते। तो इसका आंसर इसलिए पहला है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अच्छा हम पीछे बताया था कि उसमें कौन कौन सी होती हैं। वाटर वेपर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक है। ताजमहल के जो पीला पड़ने का लिए जो जिम्मेदार है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये इसका आंसर सही है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। Like, share and subscribe DU Updates.